तो हेलो भाई लोगों यार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी को सबसे पहले यह बता देता हूँ कि मैं इतने दिन से यार मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। भाई यार मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा था और इसी कारण से मुझे बीच में ब्रेक भी लेना पड़ा। लेकिन आज से मेरी चैनल पर वीडियो कंटिन्यू आएंगी, तो इसीलिए यार कोई भी यार भाई जो वीडियो देख रहा है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार। और जो कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट यार इमोजी भेज दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को हाइप कर दे यार ताकि मेरे भाई यार मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। बस यार यही चीज़ बतानी थी आपको। और हाँ, आप सभी में से बहुत से लोग जैसे कि कोई एनिमे देखना पसंद करता है, इसीलिए आप मेरे चैनल पर आए हैं। इसीलिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनिमे से रिलेटेड हैं, उनका भी मैं लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लिंक है उस पर टैप करते ही आप अमेजोन में सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे और जो एनिमे रिलेटेड स्टफ है उसमें से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको शॉपिंग नहीं भी करनी तो आप यार एक बार जाकर देख सकते हैं, क्या पता आपको कुछ पसंद आ जाए। धन्यवाद भाई। चलो अब सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और भाई यार सब्सक्राइब कर दो यार। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें बहुत से रिपोर्टर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। उस हंटर का नाम होता है जोनो किम, जो कि वर्ल्ड का ट्रिपल रैंक का सबसे पहला हंटर होता है। वह उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जैसे कि आपको इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से ऑफर मिला है या नहीं, आपका अगला डंजन रेड कैसे होने वाली है, जैसे कि हंटर किम आपकी शादी हो गई है क्या, आपके कितने बच्चे हैं, आप अभी इस तरह के बहुत से सवाल वे पूछ रहे होते हैं। बाद में हमें कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि डंजन पोर्टल्स के सामने खड़े होकर डंजन के अंदर जाने ही वाले होते हैं। इसके साथ ही बाद में हमें हंटर किम के चेहरे का सीन दिखाया जाता है। वह मन ही मन में सोचता है ये सारे कहीं पर भी आ जाते हैं, मैं इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। इस चीज़ के बारे में मैं मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी ये डंजन के सामने आकर इकट्ठा हो गए हैं। इन्हें पता है कि इन्हें मैं वापस जवाब नहीं दे सकता। वह मीडिया से कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पहले मेरे कॉन्क्वेस्ट पर फोकस करने दीजिए, उसके बाद में मैं कुछ चीज़ के बारे में सोचकर फिर आपको बताऊंगा। वह मन ही मन सोचता है ये भी अपना ही काम कर रहे हैं, इनकी भी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें कुछ सरप्राइज, कुछ स्पेशल देना होगा आज के लिए। वह वापस मुड़कर डंजन में जाने से पहले उनको चिल्लाकर कहता है जोर से, एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी सिटीजन्स की सेफ्टी होगी और सभी बाद में आएंगे, और मैं मेरी बात से कभी नहीं मुकरूंगा, बस यही है। और वह वापस मुड़कर डंजन की ओर जाने लगता है। वह रिपोर्टर्स यह सब सुनकर अपने आप में ही कुछ बोलने लगते हैं। इतने में ही भीड़ में से एक लड़का हंटर किम नाम चिल्लाकर कहता है, हंटर किम, आप जो क्लीनिंग टीम के साथ असॉल्ट इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वह सही था या फिर गलत। हंटर किम इसको देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस लड़के का चेहरा देखने को मिलता है। वह एक ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हंटर किम होता है वह किसी को बुरी तरह मार रहा होता है। जिस व्यक्ति को हंटर किम पीट रहा होता है वह क्लीनिंग टीम का कैप्टन होता है। वह पीछे मुड़कर हैरानी से देखकर कहता है, क्या तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। वह लड़का बड़ी कुटिल मुस्कान लेकर एमसी से कहता है, हाँ मुझे तो लगता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हो कि वह कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुन रखा है इसके बारे में, और जिस आदमी को तुमने पीटा था उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ। हाँ, वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट ट्रिपल एस रैंक का खिताब मिलने के बाद तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें यह खबरों में क्यों नहीं बताया जब तुम किसी ओल्ड मैन को मारने के बाद। इस चीज़ की तो खबर फैल जानी चाहिए थी पूरी दुनिया में। यह चीज़ सुनकर सभी रिपोर्टर्स फुसफुसाने लगते हैं, वो देखो क्या हुआ, हंटर किम ने किसी के साथ असोल्ट किया है। यह अभी कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड का टॉप क्लास हंटर जो सिविलियंस के बारे में इतना सोचता है वह किसी को हर्ट भी कर सकता है। हंटर किम उसकी तरफ हैरानी नज़रों से देखता है और वह जाते जाते कहता है, यह सब रूमर्स हैं, यह सब मेरी छवि का खराब करने के लिए फैलाई गई किसी की प्लानिंग है। वह लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ प्लानिंग है, किसी को पीट देता है और फिर कहते हो कि यह सब प्लानिंग है। मुझे पता है तुम जैसे वर्ल्ड क्लास हंटर्स का। ठीक है जाओ जुन किम, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। यह सब सुनने के बाद एमसी बहुत ही गुस्से में डंजन के अंदर की तरफ जाने लगता है
और वह जाते जाते सोचता है यह सब चीज़ तो कॉन्फिडेंशियल थी ना, लेकिन यह इसे क्या से पता चल रहा है। नेक्स्ट सीन हमें कोरियन एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि हम अब से एसोसिएशन कहेंगे, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी आम नागरिकों को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत पहले डंजन ब्रेक होने शुरू हो गए थे और उनके अंदर से डेडली मॉन्स्टर बाहर की तरफ आने लगे थे। हमें सीन में बहुत ही खतरनाक जानवर को भी दिखाया जाता है। एसोसिएशन सभी उन व्यक्तियों को इकट्ठा कर लेती है जिनके पास सुपरनेचुरल एबिलिटी होती है और उन्हें 4 टीम में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसमें से कि पहली होती है ऑपरेशन टीम, जिसके नीचे की जो भी कॉन्क्वेस्ट होते हैं जिसे हम आज से डंजन कहेंगे, वो असाइन किए जाते हैं। वे सभी के सभी उस टीम में हंटर्स होते हैं। हंटर्स डंजन के अंदर जाते हैं और जो भी मॉन्स्टर दिखते हैं उन्हें मार देते हैं। और ऑपरेशनल टीम में से भी सब में जो टॉप पर है वो है टीम 1, जो कि हमारे एमसी की होती है, और जो जूनू टीम होता है वही हमारा एमसी है, इसीलिए मैं अब से एमसी कहूँगा। टीम 1 की हमें उपलब्धियाँ दिखाई जाती हैं, जैसे कि हर एक डंजन में वह बहुत ही आसानी से कॉन्कर कर लेते हैं। इस टीम का सभी जो मेंबर्स होते हैं वह बहुत ही बढ़िया हंटर्स होते हैं, जो कि वर्ल्ड में टॉप पर हैं। लेकिन अभी कुछ रूमर्स के कारण जो इन टीम 1 का टीम लीडर जो कि हमारा एमसी है, उसके बहुत से रूमर्स बाहर आने लगते हैं। यह सब चीज़ पढ़कर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। वो सारा कुत्ता, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। एमसी से उसके साथ वाली जो लड़की बैठी हुई होती है वह कहती है तुम इतना गुस्से में क्यों बैठे हो, आज का कॉन्क्वेस्ट तो अच्छी तरह से, मतलब आज का डंजन जो था उसकी तो रेड अच्छी तरह से फिनिश हो गई थी। एमसी गुस्से में कहता मैंने तेरे को कही थी ना कि यह इंसिडेंट लीक नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बाहर कैसे आ गया। वह लड़की कहती है मैंने तो अच्छी तरह से देख लिया था कि इसका कोई भी एविडेंस नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता यह कैसे लीक हो गया। एमसी कहता है अगर सभी चीज़ ऐसे ही अच्छी तरह से हो गई थी तो फिर यह रूमर्स कैसे फैलने लगी। वह लड़की बताती है जिस लड़के ने तुमसे क्वेश्चन किया था वह उसी हंटर का बेटा है जिसे तुम असॉल्ट कर रहे थे, जो कि क्लीनिंग टीम का कैप्टन है। एमसी यह सब सुनकर अपने सर पकड़ लेता है। वह कहता है डैम इट, यह क्या हो गया यार। वह लड़की एमसी को बताती है यह यहीं पर नहीं रुका, लेकिन अब तुम्हारे जो पिछले जो कारनामे हैं वह भी बाहर आने लग रहे हैं। वह एमसी को छुट्टी लेने के लिए सजेस्ट करती है और वह कहती है तुम कहीं बाहर जाकर वैकेशंस पर थोड़ा आराम करो, बाकी मैं खुद संभाल लूँगी। एमसी गुस्से में रहता है मैं उसे मार डालूंगा इस कुत्ते को, तुम बस सिर्फ जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। फिर बाद में कुछ एसोसिएशन से रिलेटेड उनकी कुछ बातचीत होती है, जैसे कि जो उनका जो एमसी का जो लीडर होता है वह क्या एसोसिएशन में ज्वाइन होने वाला है। एमसी कहता है नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह आज जिस पोजीशन पर है वह सब मेरे कारण ही है, अगर वह ऐसे छोड़कर चला गया तो उसका कुछ नहीं होगा। इस सब से जो एमसी की इतनी बढ़िया छवि बनी थी वह भी रुइन होने लगती है। वह लड़की एमसी से पूछती है अरे छोड़ो उस चीज़ को, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने उस लड़के को क्यों पीटा था। एमसी कहता है मैंने उसे नहीं, उसने पहले मेरी कॉलर पकड़ी थी, मैंने उसको सिर्फ थोड़ा धक्का ही दिया था, इतने में वह पीछे जाकर दीवार में लग गया, इसमें मेरी क्या गलती है कि उसे खून आने लगे। हमें दूर से सिनेमैटिक शॉट दिखाया जाता है जिसमें कि जो एमसी की गाड़ी होती है वो आगे होती है और उसके पीछे बहुत से ट्रक फॉलो कर रहे होते हैं। फिर एमसी के सीन में दिखाया जाता है और एमसी कहता है जल्दी से उस बास्टर्ड को मेरे सामने लेकर आओ, मैं खुद ही उसे के साथ सेटलमेंट कर लूँगा। इतने में अचानक एमसी के कार के सामने एक ट्रक बहुत ही तेज की स्पीड से आता हुआ दिखाया जाता है। एमसी यह देखकर पूरा हैरान हो जाता है कि वह ट्रक सीधा उनकी कार की तरफ ही आ रहा होता है। एमसी चिल्लाकर कहता है ए आगे देखो, ये क्या कर रही हो तुम, आगे देखकर गाड़ी चलाओ। जब जब ट्रक उनकी गाड़ी से टकराने वाला होता है, इतने में एमसी अपनी टाइम कंट्रोल की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। इसके कारण जो एमसी की गाड़ी और उस ट्रक की टक्कर होने से बाल बाल बच जाती है। एमसी सोचता है ओ बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरा यहीं पर काम तमाम हो जाता। लेकिन यह सब से देखकर उसके साथ जो लड़की होती है जो कि गाड़ी चला रही होती है वह बहुत ज्यादा सदमा लग जाता है उसे। वह
अपनी गाड़ी रोक लेती है। एमसी गाड़ी रुकते ही बाहर की तरफ आकर कहता है, ये साले कुत्ते, आज पहले ही मेरा दिमाग खराब है और आज ऊपर से यह भी मेरे पूरा दिन खराब करने के लिए आ गई। एमसी बाहर निकलकर पुल पर चलता ही है, इतने में जमीन से आकर कुछ टेंटिकल जैसी चीजें उसको हाथ पैरों में लग जाती हैं। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सारी जो चैन होती हैं ये एबिलिटी को कंट्रोल करने वाली चीज होती हैं। इसके कारण कोई भी व्यक्ति एबिलिटी अपनी यूज नहीं कर पाएगा। एमसी के चारों तरफ चैन लिपटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पीछे से जो ट्रक आ रहे होते हैं और भी, वह बहुत ही तेजी से आकर एमसी के पीछे ठुक जाते हैं और एमसी को इतने जोर से लगती है कि उसके मुंह, आंख, कान सारी जगह से खून निकलने लग जाते हैं। फिर बाद में हमें दूसरी तरफ से सीन दिखाया जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि एमसी के पीछे से नहीं, आगे से भी एक ट्रक आ रहा होता है और वह दोनों क्लैश कर एमसी को बीच में पिचका देते हैं। दूर से देखने में तो ऐसे लग रहा होता है कि दोनों ट्रक के टकराने के कारण एमसी का कचूमर बन गया होगा और वहां पर आग भी लग जाती है, लेकिन नहीं, हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस आग के बीच में खड़ा होता है। वह कहता है, क्या ही घटिया दिन है मेरा आज के, तुम लोगों को क्या लगा था कि इतने में मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है पूरी मिलिट्री का सीन। उस सीन में सभी के सभी फायर आर्म लेकर खड़े होते हैं और शील्ड भी लिए होते हैं। उनका जो कमांडर होता है वह उन्हें ऑर्डर देता है, ओपन फायर करो इस पर। वह सभी के सभी एमसी के ऊपर ओपन फायर करने लग जाते हैं। एमसी है सब सोच कर देख कर कहता है, यह सारा का सारा प्लान्ड एम्ब्यूस है, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन सब छोटे मोटे हथियारों से थोड़ी ना मरने वाला। जो कोई भी हंटर डंजन में जाता है वह अपनी मौत को अपने हथेली में लेकर चलता है। इस छोटे मोटे हथियारों से मेरा कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। यह सब एमसी सोच रहा था, लेकिन फिर एमसी कहता है, यहीं पर मेरी बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि यह छोटे मोटे फायर आर्म मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और यह सच भी था, लेकिन फिर उनके कमांडर ने मेरे सर पर जो गन लगाई उसे देखकर, क्या यह ब्लू आयरन मजल, ये तो सुपर पावर्स को भी सप्रेस कर किसी भी आदमी को मार सकती है और इसका नाम था टाइटन। डैम, यह क्या हो गया? एमसी बहुत ही लाचारी से उसकी तरफ देख रहा होता है। इतने में वह कमांडर उनका गोली चला देता है और एमसी के सर के आर पार गोली कर देता है। फिर हमें सिस्टम का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है, क्रिटिकल डैमेज ऑन लंग्स, हार्ट, लीवर, मतलब जो मेजर ऑर्गन होते हैं उन सभी पर क्रिटिकल डैमेज पड़ा है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक आ गया है। रिवाइवल के चांस को कैलकुलेट किया जा रहा है। नहीं, रिवाइवल नहीं हो सकता, डेथ कंफर्म हो गई है, अब तुम मर गए हो। एमसी के मरते ही वह जो कमांडर होता है उसे लात मारकर पुल से नीचे गिरा देता है पानी के अंदर जाता जाता एमसी कहता है, क्या ये मैं मरने वाला हूँ? लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता, अभी तो मुझे पता करना पड़ेगा मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। फिर हमें सिस्टम का सीन दिखाया जाता है। तुम्हारी मौत के कारण तुमने एक हिडन स्किल अनलॉक कर ली है जिसका कि नाम होता है कर्मा, और अब इस अचीवमेंट के साथ तुम्हें अब 10 साल पीछे भेजा जा रहा है। एमसी की डेथ कंफर्म होने के बाद हमें एक मैसेज देखने को मिलता है जिसमें कि बताया गया होता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा करियर तुम्हारे कर्मा के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। फिर हमें किसी के हाथों का सीन दिखाया जाता है जो कि बोरे में किसी भी गोब्लिन की लाश भरकर इकट्ठा कर रहा होता है। हमें फिर सिस्टम का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि नोटिफिकेशन आया होता है कि तुम्हारा करियर असाइन कर दिया गया है और तुम्हारा करियर है डंजन क्लीनर का। फिर हमें डंजन क्लीनिंग टीम की और का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वह जोरों शोरों से अपना काम कर रहे होते हैं। हे जुनुकिम, जल्दी करो और यह सब कॉर्प्स जो हैं वो कलेक्ट कर लो, बाद में हम, हे कोई तो इसे साफ कर लो, हे जल्दी करो, हमारे पास सब 45 मिनट ही है, हमें नेक्स्ट डंजन को भी साफ करना है इसके बाद। फिर हमें सिस्टम मैसेज को दिखाया जाता है, यू हैव असाइंड टू डंजन क्लीनिंग टीम, जो कि सुपरनैचुरल एबिलिटी मैनेजमेंट के अंडर आती है। फिर हमें जो एमसी है उसका सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, अरे यार, यह सब तो मुझे मार ही देंगे,